नमस्कार। परख के आज के अंक में हम एक नए तरह से कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे और आज के इस अंक में हम एक पुस्तक पे चर्चा प्रस्तुत करेंगे। यह चर्चा प्रोफेसर आदित्य निगम, पुस्तक के लेखक प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बात करेंगे। अभय कुमार दुबे की जिस किताब पर आज चर्चा आदित्य निगम उनके साथ करेंगे, वह किताब हाल फिलहाल में प्रकाशित हुई है और उसका शीर्षक है हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति। यह चर्चा अपने आप में काफ़ी विचारोत्तेजक आपको लगेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि आप परख को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को परख के बारे में जानकारी दें। नमस्कार। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अभय कुमार दुबे की नई किताब हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति, इस पुस्तक पर। अभय नमस्कार। और पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा भी करूं और दाद भी देता हूं इस बात की, बड़ी हिम्मत का काम हुआ है जो आपने इसमें संघ विरोधी विचारधारा का या विचार तंत्र का की तमाम परतों का शिनाख्त किया है। और जाहिर है कि मतलब मैं हिम्मत का काम इसलिए कह रहा हूँ कि जाहिर है ये सब चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से आज के दौर में होती नहीं हैं, और ख़ास तौर से जब लड़ाई के मैदान में दोनों तरफ सेनाएं तनी हों तो उसमें अपने अंदर झांकने की प्रवृत्ति जो है वो अक्सर विलुप्त हो जाती है, और हम आमतौर पे सिर्फ दुश्मन से लगातार लड़ाई की मुद्रा में रहते हैं। तो उस सूरत में इसको दरअसल संघ विरोधी, जिसे आपने मध्यमार्गी विमर्श कहा है, उसकी चर्चा, उसकी तमाम तहों की चर्चा, और ख़ास तौर से उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मैं बाकी चीज़ों पे बाद में आता हूँ, लेकिन दर्शकों के लिए जो मेरे ख्याल से जानने के लिए ज़रूरी है कि इस बहाने उन्होंने दरअसल किताब के एक बड़े हिस्से में संघ के अंदर की जो वैचारिक जद्दोजहद है, उसके अंदर जो उथल पुथल है, और जिसे हम लोग बाहर से अक्सर बिल्कुल एकांगी ढंग से देखते हैं, जिसे हम लोग मानते हैं कि 1925 से लेकर आज तक लगातार एक ही लय पे, एक ही तर्ज पे सब कुछ चला आ रहा है, जैसे उसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, उसके अंदर कोई टकराहटें नहीं हैं, कोई मतभेद नहीं है। ऐसा नहीं है, और ये बहुत बारीकी के साथ अभय के की चर्चा में उनके किताब में निकल के आता है। तो मुख्य फोकस तो 1974 के बाद का है, जहाँ पे बाला साहब देवरस के सरसंघ संचालक बनने के बाद की जो तब्दीलियाँ हैं, ख़ास तौर से पिछड़ी और दलित जातियों को हिंदुत्व के दायरे में समेटने की, और उसके अलावा आदिवासियों को। लेकिन उससे पहले का भी जो दौर है, जिसमें संघ के बनने से लेके गोलवालकर तक, और फिर गोलवालकर के बाद दीनदयाल उपाध्याय, और उसके बाद फिर देवरस, तो इसमें हमें जो चिंताएं देखने को मिलती हैं, जिसे अक्सर हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, हमें लगता है कि हिंदू समरसता की तलाश जो है वो लगभग एक ही तरीके से चलती रही। लेकिन अब ये बहुत मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए, सबके लिए, ख़ास तौर से हिंदी पाठकों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक तो 1950 तक का, और उसके बाद भारतीय संविधान के वजूद में आने के बाद, स्वतंत्र भारत के वजूद में आने के बाद जो हिंदूकरण से भारतीयकरण की तरफ एक मूव है, और दूसरे जो वर्ण व्यवस्था को लेकर लगातार एक कश्मकश है, जिसमें शुरुआती दौर में जाहिर है कि उसको आपने ये दिखाया है कि वो जो मध्यमार्गीय विमर्श जहाँ पे फंसा है, उसका
शुरुआती दौर से उसका ताल्लुक है और उसमें मनुस्मृति हो, चाहे वर्ण व्यवस्था का गुणगान और मंडन हो, वो सब बहुत ज़ोर शोर से किया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर कैसे तमाम पिछड़ी दलित जातियों को और आदिवासियों को समेटने के उसमें ये जो नई राजनीतिक ज़रूरत पैदा होती है वो सामने आती है और उसके चलते बहुत सारे तब्दीलियाँ सोचने में आती हैं। तो बजाय इसके कि अब मैं उस पर खुद बात करूं, ये जो गोलवालकर, दीनदयाल उपाध्याय और देवरस के जो इसके बीच में जो 3 महत्वपूर्ण क्षण कह सकते हैं जिसमें फॉर्मुलेशन बदलते हैं, इस पे थोड़ा आप ज़रा अगर बताएं। हाँ आदित्य, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि आपने इस पुस्तक को इतनी सकारात्मकता से लिया और उसकी जिन बातों को खूबी कहकर आप इशारा कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर था कि उन बातों को उस स्पिरिट में, उस तरीके से ग्रहण किया जाएगा या नहीं ग्रहण किया जाएगा। जैसे आपने बताया कि माहौल आजकल वैचारिक ध्रुवीकरण का है, पाला खींचा हुआ है, जंग हो रही है। तो ऐसे में अगर कोई ऊहापोह करता है, आत्मालोचना करता है, तो वो हमेशा ही इस संकट का शिकार रहता है, जोखिम का शिकार रहता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई एक तोहमत लगा दी जाएगी। तो इस किताब को लिखने के बाद 3-4 महीने तक मैं खामोशी से बैठा सोचता रहा कि मुझे ये किताब प्रकाशित करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। फिर उसको बहुत हिम्मत करके प्रकाशित किया है, ये सोच कर कि शायद जो पानी ठहरा हुआ है उसमें एक कंकड़ मारा जाए तो उसमें कुछ लहरें पैदा होंगी और कुछ नई बात उसके अंदर से निकलेगी। क्योंकि हमारा मुल्क जिस मुकाम पे पहुंच चुका है वो बहुत अफसोसनाक मुकाम है। मैं बचपन से, और आप भी, हमारे आपके सरोकार बहुत से मामलों में एक से हैं, बचपन से मैं और आप जैसे लोग जिस तरह के मुल्क को बनाने का सपना देखते रहे हैं, ये दिशा बिल्कुल उल्टी है, जिस दिशा में सारी बात पहुंच गई है। जहाँ तक आपने संघ परिवार की बात कही, मैं इसमें एक ख़ास पहलू की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। आपने भी इसको बात को नोट किया होगा कि संघ परिवार के भीतर जब विमर्श होता है, हेडगेवार से लेकर दीनदयाल उपाध्याय तक, और उससे भी पहले अगर आप देखें तो बालकृष्ण मुंजे और सावरकर का जो विमर्श है, इस पूरे विमर्श की भाषा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग जिस विमर्शी भाषा के अभ्यस्त हैं वो भाषा है जिसमें मार्क्सवादियों के बीच में डिस्कोर्स होता है, या समाजवादियों के बीच में डिस्कोर्स होता है, या अम्बेडकरवादियों के बीच में डिस्कोर्स होता है। हम लोग उस भाषा के अभ्यस्त हैं। लेकिन जो हिंदू सिद्धांतकार हैं, जब उनके बीच में विमर्श होता है तो वो बिल्कुल अन्य तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर सावरकर को मनुस्मृति की निंदा करनी होगी, उसके प्रस्तावनाओं का खंडन करना होगा, तो उसके ऊपर जब वो लिखेंगे या बोलेंगे तो मनु महाराज की आराधना से शुरू करेंगे और मनु महाराज की आराधना में ख़त्म करेंगे और बीच के हिस्से में मनुस्मृति की धज्जियाँ उड़ा देंगे। अगर बाला साहब देवरस को दीनदयाल उपाध्याय के एकांत के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की आलोचना करनी होगी तो कभी भी उसका स्पष्ट रूप से खंडन नहीं करेंगे, उसकी बातों का खंडन भी कर देंगे, ये भी कह देंगे कि बातें मानने योग्य नहीं है, और दीनदयाल उपाध्याय की प्राण प्रतिष्ठा उसमें कर दी जाएगी। तो हिंदू सिद्धांतकार जो हैं वो बिल्कुल दूसरी भाषा में आपसी चर्चा करते हैं, एक दूसरे का खंडन मंडन कुछ इस तरह की भाषा में करते हैं कि हम लोग जो कि एक दूसरी विमर्शी संस्कृति से आते हैं उस भाषा को पकड़ नहीं पाते। उसकी वजह से उनको पढ़ने के बाद, पहले तो पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़ते भी हैं तो उसके उस मर्म को नहीं समझ पाते, उनके बीच में जो द्वंद्व है उसको नहीं समझ पाते। तो अगर उनके द्वंद्व को समझना है तो कम से कम हमें अपनी भाषा के मुकाम से थोड़ा सा हट के उनकी भाषा के मुकाम को समझने की कोशिश करनी होगी। मैंने जो गुरु गोलवलकर का जो पूरा विमर्श पढ़ा, या सावरकर का पूरा वांग्मय पढ़ा, उसमें मुझे लगा कि ये लोग जिस तरह की हिंदी बोलते हैं, जिस तरह की हिंदी लिखते हैं, और उसकी जो वाक्य रचना होती है, और उसके अंदर अपने ही साथी विद्वानों की और सिद्धांतकारों की और नेताओं की बातों का जिस तरह विश्लेषण, समीक्षा और खंडन वगैरह किया जाता है, वो बिल्कुल अलग है हम लोगों से। तो एक तो वो भाषा अलग तरह की है, उसको उस तरह से देखना चाहिए। दूसरे मैं ये कहूँगा कि बाला साहब देवरस ने 1974 में जो वसंत व्याख्यान माला में
पुणे में जो व्याख्यान दिया था, जो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांगठनिक जीवन में वो उसने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। उसके अंदर जो बातें कही गई थी, जिनकी तरफ आपने इशारा किया, बखूबी इशारा किया, मैं समझता हूँ उसके बीज जो हैं वो उससे पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विमर्श में मौजूद हैं। उस व्याख्यान में उन्हीं बातों को मुखर रूप से, सूत्रबद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। वो बातें पहले भी मौजूद थीं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था को एक मानक सिद्धांत ना मानकर एक कार्यकारी चीज़ के रूप में पेश करना कि ज़रूरत होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत होगी तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये आपको गोलवलकर में दिखाई पड़ता है। मनुस्मृति की बहुत सी बातों के बारे में गोलवलकर में आपको एक हिंट आपको मिलेगा। जातियों के साथ, जातिगत समाज के साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए, कैसा सलूक करना चाहिए, हमारा सलूक वैसा होना चाहिए जैसे डॉक्टर अंबेडकर करते थे, वैसा होना चाहिए जैसा गांधी जी करते थे, या उससे कुछ अलग किस्म का सलूक होना चाहिए। ये आपको मुंजे और सावरकर के और हेडगेवार के बीच में जो बहसें हैं, मतलब जो है उनमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो उस लिहाज से मैंने कोशिश की है कि ये सब बातें इस किताब में आ सकें, और बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को खारिज करते हुए चलें, हमें देखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो आलोचनाएं की गई हैं वो आलोचनाएं यथातथ्य हैं कि नहीं। समाज विज्ञान के रूप में हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हम जो भी आलोचना करें निश्चित रूप से करें, लेकिन वो यथातथ्य होना चाहिए। अगर हम उनकी गलत, ऐसी मनगढ़ंत किस्म की कोई आलोचना करते हैं जो हमें किसी ज़माने में हमारे अनुकूल थी, मतलब तो आज नहीं रह गई है अनुकूल, तो फिर हम दरअसल उनकी आलोचना नहीं कर पाएंगे और गलत निर्णयों पर पहुँच जाएंगे। इसी के समांतर मेरी कोशिश ये रही है कि जो मध्यमार्गी विमर्श है उसकी जो विचार श्रेणियाँ हैं, जिन विचार श्रेणियों के जरिए हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विमर्श का मुकाबला करना चाहते हैं, उन विचार श्रेणियों की दोबारा जांच की जाए। मैंने लगातार उस ज़रूरत पर रोशनी डाली है। मकसद मेरा इस किताब को लिखने का वही है कि जो विचार श्रेणियाँ हैं, जिन विचार श्रेणियों के सहारे हम उनकी आलोचना करते हैं, साथ में अपनी राजनीति की विवेचना भी करते हैं, अनुमान भी लगाते हैं अपने भविष्य का, अपने वर्तमान की समीक्षा करते हैं और अपने भविष्य का अनुमान लगाते हैं, तो मेरा मानना है कि विचार श्रेणियाँ थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, उन पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम दोबारा गौर करेंगे तो हो सकता है शायद हम कुछ ऐसे नतीजों पर पहुँचें, नई विचार श्रेणियाँ बनाएं, जिससे हमारा विमर्श भी समृद्ध होगा और हम जिस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं उस तरफ आगे बढ़ने में हमें थोड़ी सी सहूलियत होगी। ये बात सही है और मैं इससे पूरी तरह आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात में। आप मुझे जो अगली बात जो आपकी बात से निकलती है, हाँ, एक दिलचस्प चीज़ जो आपने बहस के अंदाज के बारे में, उसकी पद्धति के बारे में कही, वो हमारे जो पारंपरिक अगर उसको देखें, लिटरेचर को देखें, तो उसमें दो तरह के मिलते हैं। जहाँ आप एक मान लीजिए अगर कोई वेदांतिन बौद्ध का खंडन कर रहा है तो उसमें बड़ी निर्ममता से सीधे सीधे गाली गलौज भी हो सकती है, बल्कि कोई भी है तीन श्रेणियों में तर्क को रखा जाता है, जिसमें वितंडा तक जाने की गुंजाइश रहती है। लेकिन जब आप अपनी परंपरा के अंदर नवीकरण की बात करते हैं तब शैली अलग होती है, तो तब शैली बिल्कुल अलग हो जाती है, और वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और उसमें आप सीधे सीधे बहस या खंडन की मुद्रा में नहीं आते हैं, वहाँ आप दरअसल एक भाष्यकार के रूप में बात करते हैं। तकरीबन ये कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अंततः आप ख़त्म करते करते बात को अक्सर पूरी तरह। इसी में एक बात मैं जोड़ दूँ, जब वसंत व्याख्यान माला में देवरस ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था की ज़रूरत अब नहीं रह गई है, वो हमारे समाज को संचालन करने का एक कोई विधेयक तत्व नहीं है, इसका कोई दार्शनिक बचाव करने की हमें कोशिश छोड़ देनी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मरती हुई व्यवस्था है ये ठीक से मर जाए। तब जब वो कहते हैं कि हमें दार्शनिक बचाव करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, दरअसल वो दीनदयाल उपाध्याय की आलोचना कर रहे होते हैं, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद में दिखाने की कोशिश की थी कि जो वर्णाश्रम धर्म है वो पश्चिम का जो एगलिटेरियनिज्म है उसके समकक्ष भारतीय कोई चीज़ है। उन्होंने कहा इसकी कोशिश छोड़ देनी चाहिए, वो पश्चिम के एगलिटेरियनिज्म का स्थान नहीं ले सकता। तो ये दरअसल इसके बाद हुआ क्या कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिष्ठा बनी रही, लेकिन एक विचारक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा न होकर उनकी केवल जो ऑर्गेनाइजेशनल लीगेसी थी
जो सांगठनिक विरासत थी वही रही कि हमें किस तरह से ऊंची जातियों का पिछड़ी जातियों के साथ में एक समझौता निकालना चाहिए, जो दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में 60 के दशक में निकाला भी था, वो निकालना चाहिए। जो एकात्म मानववाद है उस किताब का खंडन भी नहीं किया गया, वो अभी आरएसएस की आपकी लाइब्रेरी में मिलेगी भी, लेकिन दरअसल उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति में कोई महत्व नहीं रह गया है, आज की राजनीति में नहीं रहेगा। अच्छा, जब इसका जो दूसरा पहलू है, जो आपका मुख्य उद्देश्य है मध्यमार्गीय विमर्श की शिनाख्त और चीरफाड़ करना, उसमें मुझे थोड़ा ये लगा कि जिस बारीकी के साथ आपने परतें इधर खोली हैं, वो वहाँ एक तरह से कई सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा कर दी हैं, जिसमें सेकुलरिस्ट भी शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस किस्म का सेकुलर नेशनलिज्म भी शामिल है, जिसमें अम्बेडकरवादी और फुलेवादी विचार भी शामिल हैं। और वहाँ मुझे लगता है कि शायद, या मैं तो कहूँगा कि ये आशीष नंदी किस्म की जो सोच है वो भी शायद कहीं ना कहीं इस मध्यमार्गी विमर्श के दायरे में डाल दी गई या उसके खांचे में डाल दी गई है। तो अगर उसको थोड़ा सा, क्यों उससे मुझे लगता है कि इसका कहीं पे, मैं ये सही बात है कि आपने उसको एक विमर्श के तौर पे समझने की कोशिश की है, आपने उसको कुछ 6-7 मुख्य थीसिस के रूप में सूत्रबद्ध भी किया है शुरू में, लेकिन मुझे लगता है उससे होता क्या है कि कई जगहों पे वो इतना सपाट हो जाता है कि, और ऐसा लगता है जैसे कि आप जो अपने जिसका आप विरोध कर रहे हैं या जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं उसका सबसे कमज़ोर तर्क लेके शायद आलोचना कर रहे हैं। दूसरी जो मुझे उसमें और जो मेरा सवाल है आपसे, जो दिक्कत मुझे लगती है, सिर्फ कॉन्शियस लेवल की नहीं है, ये इसे मतलब जिसे एक प्रेडिकामेंट कहा जा सकता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप फेंक दिए गए हैं, जो गांधी के साथ भी थी और जो एक मायने में कम्युनिस्टों के साथ भी रही और जो हर सेक्युलरिस्ट के साथ है, कि संघ का सरोकार हिंदू समाज और हिंदू समाज की एकता और समरसता से है, उसे और बाकी चीज़ों की फिक्र उतनी करनी नहीं है, जो कुछ है वो सेकेंडरी है। इन तमाम लोगों के साथ, गांधी के साथ खास तौर पे ये था कि भाई आप हिंदू भी बने रहें और आप मुसलमान को भी और अल्पसंख्यकों को भी भारत में जोड़ सकें, इसलिए वो हिंद स्वराज की बात करते हैं, भारत की नहीं बात करते हैं। वो उस वर्तमान की बात करते हैं जिस वर्तमान में सब लोग शामिल हैं। लेकिन इसका कोई आसान सलूशन नहीं है। मेरा कहना यह है कि उसका कहीं कहीं आपके पोलेमिक में ऐसा लगता है जैसे कि ये, और वो इसलिए लगता है क्योंकि कई जगहों पे आपने कुछ एक्टिविस्टों के उदाहरण दिए हैं जो मैं कहूँगा कि वो हैं जो लड़ाई के मैदान में तीर फेंक रहे हैं, और उनसे शायद मेरे ख्याल से इसकी वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे जो अब मान लीजिए जाति को लेके जो सोफिस्टिकेटेड आर्गुमेंट है इस तरफ का, वो कोसाम्बी, रोमिला, ऋग्वेद वगैरह, कोसाम्बी हैं, रोमिला थापर हैं, रामशरण शर्मा हैं, इन लोगों के जो काम हैं उससे निकलता है। एक जगह पे जैसे आपके उसमें लगता है कि इन्होंने अगर ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था ढूंढने की कोशिश की होती तो बहुत ज़्यादा दिमागी जद्दोजहद करनी पड़ती, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति को छांट लिया। मुझे लगता है थोड़ा सा बात को हल्का कर देता है, जो है नहीं, मतलब मुझे लगता है कुल इसमें वजन बहुत है और इसको थोड़ा सा इस पोलेमिकल मुद्रा की वजह से वो कई बार हो जाता है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि इसमें पूरे उसमें आप अंबेडकर, फुले, ये सब, ये जो धारा है, इसको आरएसएस कैसे डील कर रही है, ये एक सवाल है। इनको मध्यमार्गी विमर्श कैसे डील करे, इनके साथ क्या रिश्ता बने, ये एक अलग सवाल। देखिए, हो सकता है आप जो कह रहे हो ऐसी बात हो, लेकिन मैंने इसमें रोमिला थापर ने जो हिंदू पहचान का सवाल है
उसको जिस तरह संबोधित किया है उसको भी लिया है इसमें। और दूसरे जो विद्वान हैं उन्होंने हिंदू पहचान के सवाल के साथ में जो जद्दोजहद की है उसके ऊपर भी गौर करने की कोशिश की है। और जो एक्टिविस्ट किस्म के इंटेलेक्चुअल हैं जिनके नाम लेने की अब यहाँ ज़रूरत नहीं, हम सब लोग उनके बारे में जानते ही हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस मसले को लिया उस पर भी गौर करने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मेरी कोशिश बहुत कामयाब किस्म की कोशिश हो, उसमें कुछ 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैंने कोशिश तो दोनों तरफ से की है। जहाँ तक सवाल है फुले अम्बेडकर इन सब का सवाल है, मेरा मानना है कि इसको मध्यमार्गी विमर्श में जिस तरह से लिया गया है वो बहुत उसमें बहुत सी बातें मनगढ़ंत हैं। वो वास्तव में जब आप उनका विमर्श पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि इन लोगों के बीच में आपस में कितने मतभेद थे। अब मसलन फुले अम्बेडकर पेरियार विचारधारा, ये जो एक हाइफनेटेड आइडियोलॉजी बनाई गई है, मेरे विचार से पूरी तरीके से एक सेमिनारी कंस्ट्रक्ट है। मतलब जो है इसका ज़मीन पर कोई स्थान उसका है नहीं। बहुत मुट्ठी भर से भी कम लोग इस सब को लेके चलते हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक ज़मीन के उससे नहीं है, मेरा ताल्लुक विमर्श के स्तर से है। अगर आप विमर्श के स्तर पर देखें तो ब्राह्मणवाद क्या है, तो ब्राह्मणवाद के सवाल पर अम्बेडकर के विचार फुले के विचारों से नहीं मिलते, फुले के विचार पेरियार के विचारों से नहीं मिलते। और मैं तो कहता हूँ पेरियार के विचार बहुत कम अंग्रेज़ी में या हिंदी में उनका अनुवाद हुआ है, ज़्यादातर विचार उनके तमिल में ही हैं। और वो आज तक क्यों नहीं, इतना बड़ा तंत्र है पेरियार के विचारों के इर्द गिर्द, ना उनके पास पैसे की कमी है ना उनके पास संसाधनों की कमी है। मैं तो मानता हूँ पेरियार के अगर सभी विचारों को तो किसी को हासिल ही नहीं है, नहीं सब दखल कर रखे हैं उनके, वो उसके हाँ ठीक है, हाँ एक तो झगड़े वाला सवाल है। दूसरे पेरियार के बहुत से विचार ऐसे हैं कि अगर वो वास्तव में अंग्रेजी या हिंदी में लोगों के सामने आ जाएं तो एक दूसरे किस्म की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अभी इस बात को भी यहीं छोड़ते हैं। मेरा कहना है इन तीनों में बहुत सारे मसलों पर बहुत टकराहट है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप को पेरियार से लगातार सांगठनिक रूप से और राजनीतिक रूप से दूर रखते थे। और फुले को वो अपना गुरु जरूर मानते थे, लेकिन फुले के जो बुनियादी सिद्धांत थे, जिन सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपनी जन गोलबंदी की थी, मतलब उन सिद्धांतों को उन्होंने अपने विचारों में पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। इसके बावजूद भी हम लोग विचारों की दुनिया में, विमर्श की दुनिया में एक आइडियोलॉजी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं हाइफनेटेड आइडियोलॉजी कहता हूँ। और इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग इन तमाम बातों में से कुछ इस तरह के मतलब निकाल लेते हैं, इस तरह की श्रेणियाँ बना लेते हैं जिनके आधार पर हम पूरा राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, अपने वर्तमान को समझने की कोशिश करते हैं, अपने भविष्य को कल्पित करने की कोशिश करते हैं। और उसमें चूंकि वो श्रेणियाँ गलत हैं, वो समाज की ज़मीन से जुड़ी हुई नहीं हैं, इसलिए हम उसमें मात खाते हैं। और उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व के पूरे विमर्श को बहुत लाभ होता है। मसलन एक अधकचरी सी बात कहूँ, मुलायम सिंह यादव कौन है? क्या वो एक पिछड़े वर्ग के नेता हैं? इस बात को कहा जाए सब लोग कहेंगे हाँ बात बिल्कुल सही है। मायावती कौन है? क्या वो दलित नेता हैं? इस बात को कहा जाए लोग कहेंगे हाँ बात बिल्कुल सही है। जबकि व्यवहारिक स्थिति ये है कि मायावती जाटव समाज की नेता हैं। व्यवहारिक स्थिति यह है कि मुलायम सिंह यादव समाज के नेता हैं। उनमें इन समुदायों में जो राजनीतिकरण हुआ है वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं। वो पूरे पिछड़े वर्ग के नेता नहीं है। लालू यादव पूरे पिछड़े वर्ग के नेता नहीं है। और इस बात को हिंदुत्ववादी शक्तियां ने देर से समझा, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये बात समझ में आ गई। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जब उन्होंने देखा कि लंबे अरसे से आरक्षण के कारण और राजनीतिकरण की प्रक्रिया के कारण सामाजिक न्याय की राजनीति के अंदर कुछ प्रभुत्वशाली समूहों का उदय हुआ है। वो प्रभुत्वशाली समूह यादव हैं पिछड़ी जातियों में, या महाराष्ट्र में वो महार हैं, या उत्तर प्रदेश में वो जाटव हैं, या आंध्र प्रदेश में वो माला हैं। इस प्रकार के समुदायों का उदय हुआ है। और इन समुदायों ने आरक्षण के लाभ हों चाहे सत्ता से नज़दीकियों के लाभ हों, उन्होंने दूसरे छोटे छोटे जो समुदाय हैं, जो कि अदृश्य किस्म के समुदाय हैं, जिन्हें ना आरक्षण का लाभ मिला, ना सत्ता, ना उन्हें कोई राजनीतिक टिकट मिला, कुछ भी, ना नौकरियां मिली, उनको नहीं मिलने दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनों ने इन बातों का लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर इन प्रभुत्वशाली समुदायों को छोड़कर बाकी और निचली जातियां हैं उनकी गोलबंदी कर ली। तो मैंने जो कुछ भी मध्यमार्गी विमर्श में जो परतें उखाड़ने की कोशिश की है, चाहे मैं कामयाब उसमें नहीं हुआ हूं, मेरा मकसद ये दिखाना है कि ये चीज़ हमारी निगाहों से ओझल हो जाती है। हम जब कहते हैं कि मायावती दलित नेता हैं तो मान के उत्तर प्रदेश के सारे दलित मायावती को समर्थन कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
जब वो कहते हैं पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उत्तर प्रदेश का सारा ओबीसी समाज जो है वो मुलायम सिंह के नेतृत्व में खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। किसी ज़माने में कुछ परिस्थितियों में कुछ चुनावों में उन लोगों ने बड़ा समर्थन प्राप्त किया है, लेकिन वो धीरे धीरे कर वो ख़त्म हो गया। उनका समाज जो कि एक प्रभुत्वशाली समुदाय है, दूसरे छोटे जातियों और समुदायों के साथ अंतर्विरोधों में चला गया है। उनके बीच के विरोधाभासों का लाभ उठाकर हिंदुत्व ने एक बड़ी हिंदू एकता कायम कर ली है। तो सामाजिक न्याय की राजनीति की जो नाकामी है, उस नाकामी को रेखांकित करना बहुत आवश्यक है अगर हम लोग वास्तव में सांप्रदायिक राजनीति के साथ संघर्ष करना चाहते हैं। मेरा सवाल जो आपने अभी जिसे आपने सेमिनारी कंस्ट्रक्ट कहा, मुझे लगता है दरअसल वो सेमिनारी कम है, वो एक राजनीतिक ज़रूरत से निकलने वाली, बिल्कुल जिस तरह से मान लीजिए संघ जो है गांधी को भी और भगत सिंह को भी और अब अम्बेडकर को भी सबको हजम कर लेना चाहता है। इसी तरह से अम्बेडकर ने जब दलित शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा बहुत शुरू किया, ज़्यादातर तो वो कभी सर्वाइवल क्लासेस, कभी डिप्रेस्ड क्लासेस, बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, लेकिन कभी कभी एक आध जगह मराठी में उन्होंने दलित शब्द का इस्तेमाल किया कुछ जगह। उसकी कोशिश एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने की थी। वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी बाद में पोस्ट अम्बेडकर, बल्कि मैं कहूँगा कि दलित पैंथर के बाद से, ये 1972 के बाद दलित पैंथर मैनिफेस्टो के बाद से एक तरीके से दलित को बहुत व्यापक रूप में परिभाषित करने की कोशिश हुई। अब फिर उसके अलग अलग संस्करण 90 के दशक में कांशीराम का बहुजन और वो ये सब जो है, ये मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब सेमिनारी दुनिया में अगर इसका प्रतिफलन है तो वो दरअसल नीचे की राजनीति से आता है। अब वो दिक्कत ये है कि कब कौन सी चीज़ जोर पकड़ती है, नहीं पकड़ती है, ये अक्सर नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक। अरे मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता था कि बहुजन थीसिस जो है, अम्बेडकर इससे नावाकिफ तो नहीं थे, वो तो फुले को अपना गुरु मानते थे, लेकिन अम्बेडकर ने बहुजन थीसिस को कभी नहीं अपनाया। वो लगातार उन्होंने अपने आप को इससे दूर रखा, क्योंकि वो जानते थे कि बहुजन थीसिस का मतलब ही है कि जो प्रभुत्वशाली ओबीसी समुदाय हैं उनका प्रभुत्व राजनीति के ऊपर। लेकिन अम्बेडकर ये चाहते थे कि जो पूर्व अछूत हैं, जो एक्स अनटचेबल्स हैं, जिनको बाद में संविधान के तहत अनुसूचित जातियां कहा गया है, उनकी राजनीति कैसे बने। उनकी राजनीति बनाने के आग्रह के कारण ही उन्होंने अपने आप को सचेत रूप से, चाहे फुले के सत्यशोधक हों, चाहे पेरियार के सेल्फ रिस्पेक्टर्स हों, मतलब उनसे अपने आप को उन्होंने दूर रखा, उनको अपने आप को दूर रखा। पोस्ट अम्बेडकर स्थिति में कांशीराम के उदय से पहले बहुजन थीसिस का उत्तर भारत की तरफ गमन नहीं हुआ। कांशीराम के हाथ से उत्तर भारत, अब देखिए, अब हमारे पास घटनाओं की पश्चात दृष्टि, इसको हम अंग्रेजी में हाइंडसाइट कहते हैं। हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही छोटी सी अवधि को छोड़कर बहुजन थीसिस ने भी जाटव समुदाय के राजनीतिकरण और एक प्रभुत्वशाली समुदाय के रूप में उसके उभरने की भूमिका निभाई, और वो अपने आप में एक तरह का जातियों का बहुसंख्यकवाद बन गया। मैं राजेंद्र वोरा का जो सूत्रीकरण है, मैं उसका सहारा ले रहा हूँ, इसका मैंने इस किताब में इस्तेमाल भी किया है। वो जातियों का एक बहुसंख्यकवाद बनकर सामने आया, जिसकी टक्कर काफ़ी समय तक, पूरे 90 के दशक में और कुछ उसके बाद भी हिंदुत्ववादी राजनीति से होती रही। मुझे अच्छी तरह याद है, प्रमोद महाजन अटल बिहारी वाजपेयी 90 के दशक में कहते थे, अरे भाई, जब तक मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में 25 सीट जीतते रहेंगे, जब तक लालू यादव बिहार के अंदर 20 सीटें जीतते रहेंगे, हम लोगों को बहुमत कैसे प्राप्त होगा। और जिस दिन इन लोगों ने वो सीटें जीतनी बंद कर दी, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ गई और बड़े बड़े पुख्ता कदमों से बढ़ गई। ये बात सही है। अब मेरा ये कहना है कि इसमें जो राजनीतिक दुनिया की जो बदलते समीकरण है, वो ऐसा लगता है जैसे कि आप मतलब उसको एक तरह से प्योरली एकेडमिक स्तर पे समझ रहे हैं या बौद्धिक स्तर पे समझ रहे हैं। तो मुझे जैसे अम्बेडकर का ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कांशीराम का उदय बहुजन थीसिस के साथ होना, उसके पीछे एक रियलाइजेशन, उसके पीछे ये रियलाइजेशन है कि
ये 15, 16, 17% की आबादी किसी किसी जगह पे शायद 20% हो, 22% हो, ये कहीं भी अपने बूते पे न चुनाव जीत सकती है। किसी डेमोक्रेसी में इसका कोई हस्तक्षेप हो नहीं सकता। अम्बेडकर के लिए जो ज़रूरी था आरक्षण वगैरह वगैरह के लिए वो काफ़ी था। ये पद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए नाकाफी था। तो यहाँ कौन से समीकरण बने, ये एक पॉलिटिकल सवाल था, ये एकेडमिक सवाल नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये खामी, या जिसको आप खामी मध्यमार्गी विमर्श की कह रहे हैं, वो दरअसल सिर्फ एकेडमिक या बौद्धिक जगत की नहीं है। उसमें बहुत सारे इस समाज के पेंच भी जो हैं वो फंसे हुए हैं। नहीं, मैं तो देखिए, हम दोनों एक ही राह के राही हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये अब बहुजन थीसिस जब कांशीराम ने पेश की तो बहुत आकर्षक थी। हम दोनों ही और हमारे ऐसे कई लोग इसकी झंडा बरदारी करते रहे हैं, और हमें आज भी इसकी झंडा बरदारी करने में कोई हिचक नहीं है, बशर्ते उसके हमें राजनीतिक लाभ दिखाई पड़े। हुआ ये सारे क्रिटिसिज्म को मानते हुए नहीं, हुआ क्या, जब वो थीसिस कामयाब होती हुई दिखाई पड़ी 1993 में, आप समझ रहे हैं आप कहाँ किस तरह। 1993 में जब हिंदू विजय दिवस नाकाम हो गया और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत लेने से रोक दिया, उसके बाद में रजनी कोठारी ने एक लिखा राइज ऑफ दलित्स। दूसरे लोगों ने भी उसके बाद बहुत सी बातें लिखी, आपने भी कई अच्छी बातें लिखी उस बारे में। उसके बाद से धारणा एक ये बनी कि ये जातियों का जो उभार है, निचली जातियों का, कमज़ोर जातियों का जो उभार है, ये भारत में हिंदुत्व की बढ़त को रोक लेगा और इससे सेकुलरिज्म एक खास तरह का सेकुलरिज्म निकलेगा। हाँ। ये जो अकादमी धारणा निकली, वही मैं कह रहा हूँ, ये जो अकादमी धारणा निकली, इसके बाद से और भी ज़्यादा फिर उसमें अकादमी मंथन किया गया। फिर तो उसमें इस तरह की बातें होने लगी कि जो भैंस है वो अधिक सौंदर्य का प्रतीक है क्योंकि वो काली है, गाय जो है वो गोरी है इसलिए वो उतने सौंदर्य का प्रतीक नहीं है। बहुत जाने कौन, उसमें जितनी पिछड़ी जातियां हैं वो सब नॉन वेजिटेरियन होती हैं, वो सब वेजिटेरियन होते हैं। इस प्रकार की बहुत सी सारी बातें कहने लगी और हम सब लोग एक अकादमी नशे में, जैसे हमें एक नई बढ़िया सी चीज़ मिल गई है, मतलब जो है हम सब लोग, मैं खुद भी अपने आप को उसमें शामिल मानता हूँ। मैं किसी को कोई आरोप लगा रहा हूँ, मैं खुद भी ये सब करता रहा हूँ, मैं खुद भी इसी दृष्टि से सोचता रहा हूँ, इन सब तमाम चीज़ों का वैलोराइजेशन, इन सब चीज़ों का मूल्यवर्धन करता रहा हूँ। हम इन सब चीज़ों को हाथों हाथ लेने लगे, जबकि इन सब चीज़ों इनका कोई भी तथ्यात्मक आधार नहीं था। ज़मीन पर कुछ और घटित हो रहा था, हम उसको समझने में इस सब के प्रभाव में नाकाम रहे। मैं खुद प्रोफेसर कोठारी जो हमारे गुरु थे, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुतों ने बहुत कुछ सीखा है। मैं उनका एक आपको उदाहरण देता हूँ, दिलचस्प उदाहरण लगेगा आपको। उन्होंने 1984 में एक लेख लिखा, इस लेख का मैंने हिंदी में अनुवाद किया था। उस लेख में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से पूरा लोकतंत्र जो है वो जातियों और समुदायों के गणन शास्त्र में बदलता जा रहा है और सभी लोग सांप्रदायिक रवैया अख्तियार कर रहे हैं, चाहे भले अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग क्यों ना हो। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए जातियों को जोड़ लो और एक गणना बना लो चुनाव जीतने लायक और बहुमत प्राप्त कर लो। ये उन्होंने लेख लिखा। उसके बाद में 1993 में जैसे ही भाजपा की उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर पराजय हुई, वो अपने उस लेख की प्रस्तावनाओं को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्हें लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके ऊपर जोर दिया जाना चाहिए। फिर उन्होंने बाकी जीवन कभी उस विचार को उन्होंने दोबारा निकाला नहीं, रिविजिट नहीं किया, संबोधित नहीं किया। आज हमारे पास हाइंडसाइट है और हम देख सकते हैं कि रजनी कोठारी का वो जो विचार था, वो आज जो घटनाक्रम हुआ, मतलब उसको समझने में हमारी ज़्यादा मदद करता है, बजाय इसके कि उन्होंने 1993 के बाद जो बातें लिखी थी वो हमें ज़्यादा मदद करते हैं। तो मैं कहता हूँ इस 1993 में जो उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे हुआ, उससे हम लोगों ने जो अकादमी क्लू प्राप्त किया, मतलब उस क्लू ने हम लोगों के विमर्श को बहुत भटकाया और हम लोग उसके बाद गलत श्रेणियों में लगातार उत्तरोत्तर फंसते चले गए। इस बात पे विश्वास करने लगे कि ये जो सामुदायिक गोलबंदी है कमज़ोर जातियों की, ये हमें एक सेकुलर भारत की तरफ ले जाएगी। तो उससे एक बहुत बड़ा विमर्श का वितान बना, मतलब जो है। उसके बाद बहुत सारे लेख लिखे गए, किताबें लिखी गईं, कुछ लोग नए बुद्धिजीवी बनकर, नए सामाजिक क्रांतिकारी बनकर उभर आए और वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। कभी वो किसी जाति के खिलाफ लिखते थे, कभी किसी समुदाय के खिलाफ लिखने लगे। उसके बाद जो दुनिया बनी वो एक अलग किस्म की दुनिया बनी। तो मेरा इशारा उस तरफ है। वो आखिरी है फासिज्म को लेके जो एक सवाल है उसमें,
तो ये बात मैं आपकी पूरी तरह इससे सहमत हूँ कि ये जो एक तरीका रहा है कि हम हमेशा यूरोप के आईने में और यूरोपीय इतिहास के आईने में अपने इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, और उसी ये तो मैंने आपके लेख को ही पढ़ के समझना सीखा था। आपने जो लिखा है ये दूसरे लोगों को तो मैंने बाद में पढ़ा। मुझे ये मानने में कोई हिचक नहीं है कि जब मैंने आपके लेखन को पढ़ा तब मेरी ज़्यादा समझ में आया कि ये जो हम लोग फासिस्ट कहते हैं ना, उसका पोल खाता क्या है। अब मेरा उसमें से एक सवाल कह लीजिए या टिप्पणी कह लीजिए, वो ये है कि मुझे लगता है बुनियादी बात आपकी सही है, लेकिन कहीं उसमें आपके उसमें भी लगता है, और बहुत से लोग जो इसका विरोध करते हैं वो भी अक्सर इसको एक एक्सक्लूसिवली यूरोपियन फिनोमिनन मानते हैं, और जो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में मार्क्सवाद भी हो सकता है अपने किस्म का, फेमिनिज्म भी हो सकता है, उदारवाद भी हो सकता है, नव उदारवाद भी हो सकता है, लेकिन फासिज्म नहीं हो सकता है अपनी किस्म का। ये मुझे लगता है इसमें एक चीज़ जो हम लोग थोड़ा सा शायद सोचना चाहिए हम लोगों को दोबारा से, वो ये है कि कोई भी विचार किसी भी संदर्भ में, परिस्थिति में पैदा होता है, लेकिन जब वो उस परिस्थिति से निकल के आज़ाद हो के और जगहों पे और संदर्भों में ग्रहण किया जाता है, तो वो हूबहू उस सिचुएशन को नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक, अगर इसे आप ब्रॉडली एक पॉलिटिकल कल्चर के रूप में देखें, जिसका नेशनलिज्म की पैथोलॉजी से ताल्लुक़ है, एक नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्सेशन से ताल्लुक़ है, और जिसका डिसेंट के बारे में वो रवैया है जो हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक मिनिमल सेंस में, जिसकी वजह से मैंने प्रोटोफासिस्ट इस्तेमाल किया, मैं उसका संदर्भ नहीं है मेरा यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो चीज़ें, अब हिंदुस्तान का मार्क्सवाद किसी और मार्क्सवाद से मेल खाता ही नहीं। रामविलास शर्मा की मार्क्सवाद वेदों की तरफ वो है, राहुल सांकृत्यायन का मार्क्सवाद जो है वो बौद्ध मत की तरफ झुकता है। तो हमारे यहाँ तो मतलब की तरफ जाता है, उपनिषदों की तरफ जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो मतलब जैसे मार्क्सवादों की विविधता है वैसे फासिज्म की विविधता भी है। इसको थोड़ा सा उस रूप में लेना चाहिए कि ये एक कभी भी उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता। जो मैं आपकी बात से इससे बिल्कुल सहमत हूँ। आजकल हिंदुस्तान में जो हो रहा है, जब मैंने किताब लिखी थी तब आजकल जो हो रहा है वो नहीं हो रहा था है? तो हमें और मेरे ख्याल से बहुतों का अंदाज़ा नहीं था कि ये सब होगा, यहाँ तक पहुँचेगा। हम लोग जब सोचते थे कि कभी भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में सत्ता आएगी और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा और भारत में एक तरह का बहुसंख्यकवादी राजनीति बल पकड़ेगी, तो उस वक्त हम लोग जो बातें सोचते थे कि ऐसा ऐसा होगा, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। वो रंग भी बदल गया है, वो लोग भी सामने नहीं है, कुछ और ही कुछ हो रहा है। तो बिल्कुल नई किस्म की घटनाक्रम हो रहा है। इसमें आप जो बात कह रहे हैं उसमें हम लोग इस बात पर फिर से गौर कर सकते हैं कि ये जो बातें मैंने लिखी हैं ये सब चलती हुई धारा है, ये बहता हुआ पानी है जो है। हाँ, इसमें ये मानना कि ये रुक गया है, हमने जो बात कह दी ये उचित नहीं है। अभी जो बिल्कुल नई घटनाएं हो रही हैं, बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जो मैंने सोची भी नहीं थी। हम ये मानते थे कि भाई ये लोग बहुत दिनों तक कांग्रेस के विपक्ष में रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है ये तो एक ओबीडियंट सोसाइटी, इनका पूरा प्रोजेक्ट एक आज्ञा पालक समाज बनाने का प्रोजेक्ट है। इसीलिए प्रधानमंत्री छत पर खड़े होकर सबको उपदेश दे रहे हैं कि पुलिस का सम्मान करो, प्रशासन का सम्मान करो, डॉक्टरों का सम्मान करो, इंजीनियर का सम्मान करो, ऐसे अपने माता पिता का सम्मान करते हो वैसे इन लोगों का सम्मान करो। एंटी इस्टेब्लिशमेंट विचार, व्यवस्था विरोधी विचार ही अपने आप में आपत्तिजनक है। ये बात पहली बार भारत में सत्तारूढ़ लोगों द्वारा कही जा रही है, इससे पहले कभी भी नहीं कही गई। यही कारण है कि पूरा मीडिया और वो लोग विपक्ष के लिए सुपारी लिए घूम रहे हैं, ऐसा पहली बार देखा गया है। तो ये बिल्कुल सब नई नई घटनाएं हैं। इन घटनाओं के आलोक में हम लोगों को फिर से सोचना पड़ेगा कि जो हमारी श्रेणियां हैं, देखिए बहुत जिसे कहते हैं ना, ये सब चीज़ फ्लक्स में है। इस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्लक्स में हैं। हम अपनी पुरानी सब धारणाओं पर सोचें हैं। अब से दलित शब्द है, तो अब दलित एक लिटरेरी कैटेगरी थी, दलित पैंथरों ने उसको बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान की है। हम लोग अब इस दलित कैटेगरी को हम लोगों ने जब राजनीति पे प्रोजेक्ट कर लिया
और उसको हम एक पॉलिटिकल कैटेगरी बनाकर पूरे राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसकी व्याख्या करने लगे, राजनीतिक गोलबंदी की व्याख्या करने लगे, तो हम लोगों के हमारे हाथ में नाकामी लगी। तो हम लोगों को इन तमाम श्रेणियों पर फिर से विचार करना चाहिए। बस इस किताब का एकमात्र संदेश ये है कि मध्यमार्गी विमर्श की बहुत सारी बातें जो हैं वो दोबारा विचारणीय हैं, उनको नए सिरे से देखना चाहिए। और हिंदू पहचान जिसके बारे में हम में से बहुत सारे लोग एक नकारात्मक रवैया रखते थे, उपेक्षा का रवैया रखते थे, उसकी ताकत को पहचानने में हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है। हिंदू पहचान को समझने में बहुत बड़ी गलती हुई है। ऐसे एक अनुसूचित जाति के लोग हैं या पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके अंदर अपनी हिंदू चेतना क्या है? बिल्कुल। हाँ, तो मतलब कांवड़ यात्रा से, हाँ, कांवड़ यात्रा से दिखाई पड़ता है। हाँ, अब घनश्याम शाह ने अपने एक लेख में लिखा था कि जितने भी लोग, वो एक दलित है, उसने अपने आप बुद्ध की तस्वीर भी लगा रखी है, बगल में विष्णु की तस्वीर भी लगी हुई है, अंबेडकर भी लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, तो वो अस्मिताओं के सहअस्तित्व में जीवित रहता है। ये दिक्कत ये आज की नहीं है, मतलब रुद्र से शिव बनना जो है वो भी शिव का जो इनकॉर्पोरेशन है पैंथियन में, तो शिव। अब इसमें उलझने कैसे पैदा होती हैं? एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, जो विमर्श से ताल्लुक रखती है कि हम लोग कहते, जैसे ही 1993 का चुनाव हुआ, मैं उसको बहुत बड़ा लम्हा मानता हूँ 1993 के चुनाव को, उसके बाद से हमारे विमर्श पे उसका बहुत असर पड़ा, जो उस असर से हम लोग आज तक निपट रहे हैं। अभी जो बहस कर रहे हैं वो उस पर उसका असर है। 1993 का चुनाव हुआ तो देखते देखते क्या हुआ कि हम लोग कहने लगे कि जो सेकुलरवाद है, जो सेकुलरिज्म है, मतलब जो है उसका बहुलतावाद के समकक्ष उसको कर रख दिया कि प्लूरलिज्म जो है ना, अगर हम प्लूरल रहेंगे तो हम सेकुलर भी रहेंगे, जबकि सेकुलरिज्म और प्लूरलिज्म तो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो इस प्रकार के हम लोगों ने विमर्श के मामले में बहुत ज़्यादा कई घपले किए, कई घालमेल किए हैं, उन घालमेलों से भी बचने की कोशिश है। तो किताब की शैली विमर्श नवीसी की है, डिस्कोर्स मैपिंग की है, मतलब जो है ये मैंने कोशिश की है। इसमें कमियां रह जाना तो बहुत ही स्वाभाविक है, और इस कमियों की तरफ आप लोग इशारा करेंगे तो हम लोग, मैं फिर नए सिरे से सोच के कुछ और लिखने की कोशिश करूँगा। तो शुक्रिया अभय, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिलचस्प बातचीत रही जी। और मेरा ख्याल है कि दर्शकों को भी इस किताब को पढ़ने के लिए कुछ प्रेरणा इससे मिलेगी। मेरा आपसे और कमल से अनुरोध है कि इस तरह के मसलों के ऊपर और चर्चा कराएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी चर्चा से छूट गई हैं, समय के अभाव। छूट गई।